जमीन हमारी, खरीदार अडानी, सरकार कौन होती है टांग अडाने वाली? कि अब किसान को दबाया नहीं जा सकता। जब गुजरात खड़ा हो गया है तो देश खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित किसान भाइयों बहनों व बच्चों, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। इतनी रात होने के बाद भी अब पूरी शांति और धैर्य के साथ हमारी बात को सुन रहे हैं। बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा जज्बा लोगों में। मैं ये मोरबी की पवित्र भूमि, जिसने स्वामी दयानंद जैसे, सरस्वती जैसे महान व्यक्ति को जन्म दिया, उसको नमन करता हूं। मैं महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात और सरदार पटेल भूमि की जन्मभूमि गुजरात को नमन करता हूं। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी। हम उनके कमरे में बैठते थे, वो एक लेक्चरर की तरह से समझाते थे। तो उनके कमरे में 3 चित्र होते थे। वो जमीन पे बैठते थे, प्रधानमंत्री थे तब भी जमीन पे बैठते थे वो, और एक डेस्क पे बैठ के काम करते थे। पीछे 3 चित्र होते थे, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। वो ये कहते थे कि ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, इनकी वजह से मैं ये सब कुछ करने में कामयाब हो पाया हूँ। तो हमारे दिल में वो चित्र, वो ताकत, वो छवि इनकी बैठी हुई है। और सरदार का जो छवि पूरे देश में, सरदार की कोई जाति नहीं पूछता, जाते ही नहीं लोग के सरदार किस जाति से थे और किस उससे थे। हर दिल में एक ही चीज धड़कती है कि सरदार अगर प्रधानमंत्री होते तो इस देश की किस्मत बदल सकते थे। इसी भावनाओं के साथ हम पले बढ़े आगे और यहां तक पहुंचे। आज हम किसानों की समस्याओं को लेके चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए। भारतीय किसान यूनियन का ये एक जागरण अभियान, हम सोच रहे थे हम जगाने जा रहे हैं, लेकिन जो जागरूकता हमें यहां देखी है आके हमने, उससे लगता 35 साल से एक छवि बन गई थी कि गुजरात सो रहा है। आज ये एहसास हो रहा है कि गुजरात ने अंगड़ाई ले ली है और क्रांति का आगाज हो गया। अब क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। किसान की स्थिति का मुझे ज्यादा बारीकी से विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। आज किसान, जिस परिवार में कोई नौकरी और दूसरा धंधा है, उसको अगर छोड़ दें, जो शुद्ध खेती पे निर्भर है, वो कहीं ना कहीं कर्जाई, किसी ना किसी बैंक और साहूकार के कर्जे में दबा हुआ। किसान कामचोर तो है नहीं। सुबह 4 बजे उठते हैं किसान परिवारों में। मैंने बचपन से जन्म किसान परिवार में लिया और सारा जीवन वहाँ गुजारा। सुबह 4 बजे उठ के पशुओं को चारा डालने के काम से शुरू होते हैं और रात के 10 बजे तक पशुओं का अंदर बाहर करके सोते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे हम काम करते हैं। नौकरी में एक व्यक्ति नौकरी पे जाता है, बाकी परिवार घर रहता। दुकानदारी में एक आदमी दुकान पे जाता, बाकी परिवार घर रहता। खेती एक ऐसा धंधा है जिसमें किसान, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब लगते हैं और सब मेहनत करते हैं।
18 घंटे मेहनत करे पूरा परिवार और 2 समय की रोजी रोटी ना जुटा पाए, सर पे छत नहीं जुटा पाए, बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में ना पढ़ा पाए, किसान का तो दोष नहीं है। इससे ज़्यादा करेगा क्या किसान? 18 घंटे काम करने से ज़्यादा क्या करवाना चाहते हो किसान से? सरकार की नीतियों का दोष है जो किसान दिन प्रतिदिन कर्जे में जा रहा। सरकार की बेईमानी है जो किसान को कर्जे में रखना चाहती है। सरकार की बेईमानी है जो किसान को उसकी फसलों का उचित मूल्य नहीं देती है। सरकार दिन प्रतिदिन, हम एक आशा और उम्मीद के साथ लड़ाई लड़ते हैं कि शायद अगली फसल में कुछ मिलेगा, लेकिन डाक के 3 पात। हम ज़्यादा पैदा करते हैं तो मंडी में भाव गिर जाता, हम कम पैदा करते हैं तो फंसते हैं, ज़्यादा पैदा करते हैं तो फंसते हैं, दोनों तरह मारे जाते हैं। हम कुदरत से लड़ते हैं, कभी ज़्यादा बारिश से मरते हैं, कभी कम बारिश से मरते हैं। आखिर में जब हम फसल निकाल लेते हैं, मंडी में ले जाके ढेरी लगा देते हैं, उस दिन बारिश हो जाती है, वहाँ ईश्वर हमें मार देता। इतना बड़ा जुआ कोई है नहीं, और इतना बड़ा जुआरी भी कोई नहीं है। एक फसल बर्बाद होती है तो हम उस काम को छोड़ते नहीं हैं, तुरंत से हम दूसरी फसल को बीजने की तैयारी करते हैं कि देरी ना हो जाए। हम उस हिम्मत और हौसले के साथ काम करते हैं, और किसान ने साबित किया। कोविड आया पीछे, कोविड में पूरी दुनिया भाग गई, देश की फैक्ट्रियां बंद हो गई, नौकरियां बंद हो गई, और तो और मंदिरों को ताले लगा के पुजारी भाग गए, मंदिर बंद हो गए, लेकिन किसान ने खेती नहीं छोड़ी। सरकार का आंकड़ा बताता है कि कोविड के टाइम में खेती का जो जीडीपी था वो 2% बढ़ा। उसके बाद हम समस्याओं से पीड़ित हैं, उसके बाद हम परेशान हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों में किसान है नहीं। अभी हम वहाँ उन किसानों के पास गए थे, टावर लाइन जहाँ निकल रही है, जमीन चाहिए अडानी को, बिजली जाएगी बांग्लादेश, देश के विकास के लिए टावर लाइन नहीं है वो, जमीन हमारी, खरीदार अडानी, सरकार कौन होती है टांग अडानी वाली? नहीं नहीं, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, जितना बदनाम कर सकते थे वो किया। इनको ये था कि हम 10 दिन 20 दिन में लौट जाएंगे। पूरी गर्मी, पूरी बरसात और पूरी सर्दी हमने उस रोड पे गुजारी, और रो के नहीं गुजारी, मस्ती में गुजारी। और इनको ये जता दिया कि 10 साल भी आंदोलन चलेगा तो 10 साल भी इस रोड पे ही रहेंगे। हमने वहाँ बोरिंग कर लिए थे, सड़क के किनारे टॉयलेट बना ली थी, मकान बना लिए थे अपने। नेशनल हाईवे के ऊपर पक्के मकान, अगर आप कोई गया हो तो आपने देखे होंगे, वहाँ बने हुए थे, हमने गांव बरसा दिया था। हम किसान हैं, हमको कौन डरा सकता? तो मुझे खुशी है आज, मुझे अब कोई संशय नहीं रहा कि अब किसान को दबाया नहीं जा सकता। जब गुजरात खड़ा हो गया है तो देश खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। एमएसपी की बात करते हैं हम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्यों न्यूनतम? लागत पे लाभकारी मूल्य क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 2009 में एक कमेटी बनी, फाइनेंशियल कमेटी, ये उसके चेयरमैन थे। इन्होंने रिकमेंड किया
किसान को एमएसपी दिए बिगर, और खाली एमएसपी की घोषणा नहीं, एमएसपी की कानूनी गारंटी दिए बगैर किसान बचने वाला नहीं। ये रिकमेंडेशन नरेंद्र मोदी की 2009 में एज ए चेयरमैन। 2014 के चुनाव में 50 सभाओं में इन्होंने कहा, मुझको मौका मिला तो मेरा पहला निर्णय होगा किसान को C2+50 के हिसाब से उसकी फसलों का मूल्य दिया जाएगा। और फरवरी 2015 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि एमएसपी नहीं दी जा सकती। इससे बड़ी झूठ हो सकती है, इससे बड़ा धोखा हो सकता है किसान के साथ? इन्हीं की रिकमेंडेशन है कि एमएसपी के बगैर किसान बचेगा नहीं और कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। और इन्हीं का एफिडेविट है कि एमएसपी दे ही नहीं सकते, हम नहीं दे सकते तो रिजाइन कर दो। हमने तो तुमको वोट इसलिए दी थी कि तुम एमएसपी की गारंटी दे रहे थे, लेकिन आपने कहा ही नहीं। नेता को जब तक पकड़ोगे नहीं कि भाई तैने धोखा दिया, तैने झूठ बोल लिए, तूने हमारी वोट की ठगी की। 2016 में फिर वायदा किया, क्योंकि फिर चुनाव 19 में आने थे, कि 2022 तक किसान की आमदन दोगुनी कर देंगे। आपने फिर 19 में गाड़ी चढ़ा दी आसमान में, अच्छी बात है, चढ़ा दी। 2022 आ गया, आमदनी बढ़ी 11%, सरकार के आंकड़े। लागत बढ़ी 100%, आमदनी बढ़ी 11%। आपने फिर नहीं जवाब मांगा इससे, और इसने देखा यार ये तो झूठ जो है ऐसी बोली गई, बहुत जल्दी टाइम हो गया, 16, 22, 6 साल तो जल्दी गुजर गई। तो बड़ा आइडिया लिया इन्होंने और 2022 में कहा कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। दिमाग लड़ाया, 2047 दूर है, ना तू मिलेगा यहाँ 2047 तक, कौन किससे जवाब लेगा। ऐसा टप्पा मार दे जो लोग विश्व गुरु का जो है आइसक्रीम चूसते रहे, लॉलीपॉप चूसते रहे। भाई कब तक मूर्ख बनाओगे? हमको हमारी फसलों के दाम चाहिए। हम कोई ऐसा नहीं मांग रहे हैं, कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। ये हमको का अनुदान देते हैं कुछ किसानों को, 78,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देते हैं, 7 साल से दे रहे हैं। कितने हो गए? 78 से 7 से गुना करना, 60 लाख करोड़ रुपए इनके सत्ता में आने के बाद एमएसपी में हमको कम दिए गए हैं। 60 लाख करोड़ रुपए हमारे सरकार पे ड्यू हैं। जितने आपने हमको दिए हैं प्रति वर्ष, जो 78,000 करोड़ आप दे रहे हैं, उनको अपने पूरा हिसाब करके काट के हमारा एरियर हमको दे दो। हम खैरात नहीं मांगते हैं, अपनी फसल का उचित मूल्य मांगते हैं, कीमत मांगते हैं हम अपनी फसल की। कोई सुनता नहीं। बिजली बिल आ रहा है, संसद में है, हमसे वायदा किया था कि आपसे बात करके पटल पे रखा जाएगा, वो आ रहा, प्राइवेटाइजेशन हो रहा बिजली का, उसमें टोटल किसान के अगेंस्ट जा रहा है वो। आजकल सब कुछ नेट पे होता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, देख लेना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो है पार्लियामेंट में। सीड बिल आ रहा, उस सीड बिल को देख लेना, सीड पुलिस बनेगी, उसमें सीड पे क्या क्या है, उसमें कंपनी के हितों की तो पूरी सुरक्षा की गई है। किसान को कहीं स्पूरियस सीड, नकली सीड अगर कोई बेचता है तो उसकी कोई पकड़ दकड़ और कोई गिनती नहीं है। लेकिन किसी किसान के खेत में अगर किसी कंपनी के बीज के जीन मिल गए तो उस किसान को सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा, ये प्रावधान है उसमें।
आप गुजरात के लोग तो भुक्तभोगी हैं। अब आपने ही बीटी का इजाद किया था, ये तो क्षेत्र भी कपास का। हमने कहा था रे ये बीज कुदरत ने दिए हमें, जेनेटिक चेंज करके कोई चीज बना नहीं सकते हैं। अगर जीन से छेड़खानी करोगे तो वो उसका कोई ना कोई नुकसान होगा। हमने उसके नुकसान भी बताए थे। आप कपास के किसान ने अपना सर्वे करा लेना। पशुओं की मिल्किंग कम हुई है, फर्टिलिटी गई है। फर्टिलिटी पशुओं की नहीं, मनुष्यों की भी गई है, क्योंकि हम उस बिनोला को पशु खाते हैं, पशु का दूध हम पीते हैं, वो टोटल उसका इफेक्ट हम पे आता। हमने अपनी 3400 जो देसी कपास की खत्म किस्में थी देसी, वो खो दी हैं। आज हम टोटल मॉन्सेंटो पे निर्भर हैं। मॉन्सेंटो का BT1 फेल हो गया और BT2 देने के लिए मॉन्सेंटो ने मना कर दिया। हम गुलाम बन गए उस कंपनी के। तो ये स्थिति है हमारी। तमाम फसलों में वो सीड बिल के बाद आपके पास वही बीज आने वाले हैं और उस तरह के बीजों के माध्यम से खेती का कोई भविष्य रहने वाला नहीं है। तो हमको सोचना पड़ेगा क्या होने वाला। और इंडो यूएस डील का आपने सुना होगा। अभी 6 फरवरी को वाशिंगटन से ये घोषणा होती है कि भारत अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया। वहां की कृषि मंत्री ये बयान देती है कि हम अगले 5 वर्ष में भारत के साथ 500 अरब डॉलर रुपए का कृषि क्षेत्र में व्यापार करेंगे। 500 अरब डॉलर का कृषि क्षेत्र में व्यापार करेंगे, यानी कि उनके कृषि के उत्पाद हमारे देश में आएंगे। तो इस देश के किसान का क्या होगा? इस देश के किसान का क्या होगा? कपास का सबसे बड़ा जो सेंटर था वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश को उसने कह दिया मेरी कपास अगर लोगे तुम तो अमेरिका में तुम्हारे कपड़े पे ड्यूटी नहीं लगेगी। तो बांग्लादेश की हमारी रिश्तेदारी थोड़ी है। उसका माल बिना ड्यूटी के अमेरिका में जाएगा तो वो कपास अमेरिका से लेगा, और वो कपास अमेरिका से लेगा तो हमारे कपास के किसान पे फर्क पड़ेगा। सोयाबीन का तेल आने वाला, मक्का का पाउडर आने वाला, तमाम चीजें आने वाली हैं एग्रीकल्चर की। और एनिमल फूड आने वाला। एनिमल फूड, वहाँ पे स्लॉटर हाउस हैं, गाय काटते हैं और गाय को खाते हैं। उस खून को बड़े बड़े तालाबों में इकट्ठा किया जाता और एनिमल फूड बनाते हैं, तो उसमें वो गाय का खून मिलाया जाता है। वो एनिमल फूडर आपके यहाँ आपकी पशुओं के लिए आएगा। आप शाकाहारी हैं या आप मांसाहारी हैं, ये तो आप तय करेंगे। सरकार को कोई चिंता नहीं कि वो क्या भेजेगा। अभी एक प्रेशर और है हमारी सरकार पे, क्योंकि उनके यहाँ कॉटन, उनके यहाँ मक्का और सोयाबीन बिना बीटी है ही नहीं। दोनों चीज़ें जो आएंगी वो बीटी की आएंगी। और बीटी के जो दुष्परिणाम हैं मैं यहाँ बताने लगूँ तो सुबह हो जाएगी। देख लेना, इंटरनेट पे सब कुछ है। बीटी की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से किसान को तबाह होना। तो ये वक्त है संभलने का, ये वक्त है खड़ा होने का। सरकार बढ़ रही है उस समझौते की तरफ। 4 दिन पहले सरकार ने कुछ अपने एजेंट बुलाए थे किसानों के, उनसे ये कहलवाया कि ये डील बड़ी अच्छी है। वो सरकार जो कहती है, वो 3 कानून को भी अच्छा कहने गए थे, इसको भी अच्छा कहने गए हैं। लोगों को दिखाएंगे कि ये किसान संगठन आए थे, इन्होंने इसको सपोर्ट किया। सरकार बढ़ रही है इसको साइन करने के लिए।
अगर ये साइन होता है तो फिर बहुत जल्दी अपना बिस्तर बंधने वाला। गुजरात में तो पहले ही अंबानी ने बहुत खरीद ली है जमीन। मेरे नोटिस में जहां तक है, गुजरात में उसने लाखों एकड़ जमीन खरीदी है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाहते हैं, 10-10 हज़ार हेक्टेयर के एग्रीकल्चर जोन बनाना चाहते हैं। 4 जोन इन्होंने डिसाइड कर लिए। किसान के हाथ से खेती निकल जाए, बड़ा बड़ा पूंजीपति इसमें आ जाए, फिर एमएसपी की लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर वो रेट खुद तय कर दिया करेंगे, फिर कंज्यूमर का भी इलाज हो जाएगा जो आज तमाशा देख रहा है। जब तक किसान के हाथ में है तब तक ये एमएसपी की बात हो रही है। जिस दिन किसान से खेती निकल जाएगी उस दिन कंपनी रेट तय करेगी। लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि जिस जमीन के ऊपर हमारे सैकड़ों पीढ़ियों ने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, वो जमीन हमारे हाथ से छीनने का प्रयास किया जा रहा। हमारे पूर्वज उस जमीन को हमको दे के गए हैं कि हम इस जमीन को ऐसे कैसे, हमारी नहीं है जमीन, हम केयर टेकर हैं। हमारा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को एज इट इज ट्रांसफर करें। ऐसा ना हो उससे पहले ये छिन जाए। अपनी इस जमीन को बचाना, अपने बच्चों को ट्रांसफर करना, तो संगठित होना पड़ेगा। क्षेत्र, भाषा और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। एक देश में किसान की एक बिरादरी है, किसान की एक जाति है। हम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ इसलिए आए, हमें पता चला कि वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान का मतलब है हमारे परिवार के लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम भी किसान हैं, वो भी किसान हैं, और परिवार में कोई पीड़ा हो तो एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, तमाशा नहीं देखना चाहिए, ना तो हम सब मिट जाएंगे। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, आपने मुझे सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इन बातों पे मनन करेंगे। आप गुजरात के लोग हैं, आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम मिल के लड़ेंगे और अपने शत्रु को हराएंगे। जय जवान, जय किसान।